नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो कल से अपन ने जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जो जीके एंड साइकोलॉजी है सभी विषयों में कॉमन आएगा, उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है। और संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें अपन ने जो है अपार सफलता हासिल की थी और 70 जो क्लासें थी उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग की। वो जाके क्लासें भी आपको डेली देखनी है, क्योंकि सेम सिलेबस है। संस्कृत शिक्षा विभाग का सिलेबस और जो यहाँ पर सामान्य शिक्षा विभाग का सिलेबस है वो सेम है, तो वो क्लासेस भी आपको रेगुलर देखनी है और इसकी भी प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर जो है ये क्लास आप देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह बिजौलियां आती रहेंगी, ये कथन किसका है? जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह जो है बिजौलियां आती रहेंगी, ये बात कही थी रमा देवी ने। किसने कही थी? रमा देवी ने। तो नोट कर लेना, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे बिजौली आती रहेगी, ये बात रमा जो है देवी ने कही थी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो ये बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पिछली क्लास देखिए तब आप जो है और अच्छे से समझ पाओगे, तो पिछली क्लास जरूर देखें। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बिजौलिया आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत गिरधरपुरा गांव से हुई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। ये आंदोलन जो 1897 में गिरधरपुरा गांव से शुरू हुआ और 1941 तक चला था। राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन है ये, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, लंबा चलने वाला आंदोलन है ये, ध्यान रखना, वाला आंदोलन। ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। फिर है विजय सिंह पथिक 1910 में इस आंदोलन से जुड़े थे या बिजौली आंदोलन से जुड़े थे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि विजय सिंह पथिक जुड़े थे 1916 में। कब जुड़े थे? 1916 में। और किसके आग्रह पर? साधु सीताराम दास के आग्रह पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर जो है 1916 में जो है विजय सिंह पथिक किससे जुड़े थे? बिजौलिया किसान आंदोलन से। तो ये गलत हो गया, 1910 नहीं होगा। और विजय सिंह पथिक का जो रियल नाम था भूप सिंह गुज्जर था, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूप सिंह गुज्जर। ठीक है, क्या था रियल नाम? भूप सिंह गुज्जर था। ठीक है। और एक बात और मैं बता देता हूं, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था ना गिरधरपुरा गांव से, तब जो दो आदमी थे, एक तो बेरीसाल गांव था। कौन सा गांव? बेरीसाल गांव। बेरीसाल गांव के नानजी पटेल, नाम ध्यान रख लेना, बेरीसाल गांव के नानजी पटेल। और एक दूसरा गांव था, उसका नाम भी मैं बता देता हूं, गोपाल निवास गांव। कौन सा निवास है? गोपाल निवास गांव निवासी। गोपाल निवास के दूसरे नाम को ध्यान रखना, ठाकरी पटेल। कौन? ठाकरी पटेल। यानी कि बेरीसाल गांव के नानजी पटेल और गोपाल निवास के ठाकरी पटेल दोनों को जो है मेवाड़ महाराणा के जो है पास भेजा गया इस आंदोलन से संबंधित। ठीक है। गिरधरपुरा से ये शुरू हुआ। विजय सिंह पथिक 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर इससे जुड़े। फिर विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा स्थापित की, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया में एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना नहीं की, उसकी एक शाखा की स्थापना की। विद्या प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना जो है 1914 में हरिभाई किंकण ने की थी। किसने? हरिभाई किंकण ने की थी 1914 में, हरिभाई किंकण ने। लेकिन जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने बिजौलिया में इसकी एक शाखा स्थापित की थी, यह ध्यान रखना है। फिर 1941 में मेवाड़ राजस्व विभाग के मंत्री मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों व मेवाड़ के मध्य समझौता हुआ। और मैं आपको बता रहा था 1941 तक चला था ये आंदोलन, और 1941 में जो है मेवाड़ राजस्व विभाग के मंत्री, नाम ध्यान रख लेना, मोहन सिंह मेहता के माध्यम से किसानों व मेवाड़ के मध्य समझौता हुआ और यह आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। अपने को सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि 1910 में ना होकर 1916 में बिजौलिया आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़े थे। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किनके मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किन के बीच हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रख लेना कि बोलशेविक समझौता जो है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? बेंगू आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? बोलशेविक समझौता। ठीक है। अब जो है किन किन के बीच हुआ था ये? तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह
और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोल्शेविक समझौता कौन से आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। ठीक है, फिर बेंगू के जो ठाकुर, ये किस किस के बीच हुआ? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ के बारे में आप जानते होंगे। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? वर्धा। और वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा ये की गई थी? आपको पता है, विजय सिंह पथिक थे। ठीक है, और जमनालाल बजाज थे, इनके द्वारा ये की गई थी। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, ये सारे इसमें शामिल थे। फिर बात करें अपन जो है कि ये जो है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था और फिर इसका स्थानांतरण अजमेर में कर दिया गया। इसका मुख्यालय का कहां पर है? अजमेर में इसके मुख्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? बेंगू आंदोलन से। और किन किन के बीच हुआ? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले 1921 ईस्वी में मैनाल के भेरुकुंड से बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1921 ईस्वी में मैनाल कहां पर है? भीलवाड़ा में के भेरुकुंड नामक स्थान से बेंगू किसान आंदोलन शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। फिर है, ट्रेंच आयोग का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से। बिल्कुल सही, ऊपर बात भी कर चुके थे ना कल वाली क्लास में। एक तो आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जिसका संबंध बिजोलिया से, और ट्रेंच आयोग का संबंध आपका किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। 2 अक्षरों का नाम है ट्रेंच तो बेंगू, 4 अक्षरों का नाम बिजोलिया तो 4 अक्षरों का नाम बिंदुलाल। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आपका बिजोलिया से और बेंगू आंदोलन आपका जो है उससे संबंधित है ट्रेंच आयोग। फिर आपका बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक के किसान शहीद हुए। बिल्कुल सही है, रूपाजी और करपाजी इसमें शहीद हुए थे। ठीक है, इसके अंदर एक बेंगू आंदोलन की बात करें तो बेंगू जो किसान आंदोलन है इसमें एक समझौता हुआ था जिसको कहते हैं परसोली समझौता। क्या कहते हैं? परसोली समझौता। एक तो बोल्शेविक समझौता हो गया, दूसरा है परसोली नामक गांव में हुआ था परसोली समझौता, जो आपका हुआ था फरवरी 1922 को। कब हुआ था? फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मेवाड़ का पहला समझौता कहते हैं। मेवाड़ का पहला समझौता, मेवाड़ का पहला समझौता 1922 में हुआ था ये। ठीक है, मेवाड़ का पहला समझौता कहते हैं इसको। तो ध्यान रखना, ट्रेंच आयोग जो इस किसान आंदोलन से संबंधित है और ये तीसरा भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 व 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ये देखो परसोली का आ गया ना नाम, अपन ने ऊपर चर्चा कर ली। परसोली समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। और बात कर चुका मैं जो है ये क्या था? मेवाड़ का प्रथम जो है क्या था? प्रथम आपका समझौता था। ठीक है, ऊपर अपन ने बात कर चुके कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ इसमें मारे गए थे। कौन? रूपाजी व करपाजी धाकड़। ठीक है, ये मारे गए थे, शहीद हुए थे। कब हुए थे ये? कौन से गांव में थे? ये हुए थे 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को हुए थे गोविंदपुरा हत्याकांड में। कौन से में? गोविंदपुरा हत्याकांड में। गोविंदपुरा हत्याकांड। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि गोविंदपुरा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से? बेंगू से संबंधित है। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। कौन शहीद हुए? रूपाजी और करपाजी जो है शहीद हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो परसौली समझौता जो है आपका प्रथम समझौता है मेवाड़ सरकार का, सॉरी मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई गई। तो डाबी जो हत्याकांड है ये बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे? बरड़ किसान आंदोलन से। बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन सा? डाबी गांव या डाबी हत्याकांड। ठीक है, और ये जो है बूंदी राज्य में आता था। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन भी कहते हैं इसको, लेकिन ये बूंदी राज्य में आता था, ध्यान रखना। तो बूंदी में जो है बरड़ किसान आंदोलन, जिसमें डाबी जो गांव है उसमें 2 अप्रैल 1923 को एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई गई। बिल्कुल चलाई गई। फिर है, डाबी गांव में किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश कमांडर छाजू सिंह ने दिया। तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। डाबी गांव जो है इसमें जो है आपका गोलियां चलाने का आदेश दिया था इकराम हुसैन ने। किसने दिया था? इकराम हुसैन ने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिर जो ये आपको नाम आया छज्जू सिंह, ये कौन था?
छज्जू सिंह का संबंध जो है, मैं पहले इनको हटा देता हूं, पहले एक बार वापस पढ़ लो। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव जो बरड़ किसान आंदोलन बूंदी राज्य में हुआ था उससे संबंधित है। और डाबी गांव में गोलियां चलाने का आदेश दिया था इकराम हुसैन ने, छज्जू सिंह ने नहीं दिया था। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है। फिर छज्जू सिंह ने क्या किया था, तो छज्जू सिंह को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। छज्जू सिंह ने जो नीमूचाणा हत्याकांड था, नीमूचाणा हत्याकांड, कौन सा, नीमूचाणा हत्याकांड, और ये कौन से जो है आंदोलन में हुआ था, अलवर किसान आंदोलन में। कौन से में, अलवर में। ये हुआ कब था नीमूचाणा, तो नीमूचाणा हुआ था 14 मई 1925 को, ठीक है। इसमें गोलियां चलाने का आदेश दिया था किसने, छज्जू सिंह या छाजू सिंह ने, ठीक है। डाबी गांव में दिया था इकराम हुसैन ने। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। तो उत्तर हो जाएगा इसका केवल प्रथम, तो केवल पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। शहीद देवीलाल का संबंध किस आंदोलन से है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शहीद देवीलाल का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना, अभी जो अपन ऊपर पढ़ कर आए कौन सा, डाबी हत्याकांड, कौन सा, डाबी हत्याकांड, कौन सा पढ़कर आए, डाबी हत्याकांड। और डाबी हत्याकांड जो हुआ था आपका, जिसमें जो है किसके द्वारा गोलियां चलाई गई, इकराम हुसैन के आदेश पर। किसके आदेश पर, इकराम हुसैन के आदेश पर। और इसमें शहीद हुए थे 2 नाम, दोनों नाम याद रखना। एक नानक भील, कौन है, नानक भील हुआ था। दूसरा हुआ था देवीलाल गुज्जर। कौन हुआ था, देवीलाल या देवलाल भी कह सकते हो, ठीक है, देवीलाल या देवलाल गुज्जर, ये भी जो है इसी में ही शहीद हुए थे। तो ध्यान रखना, डाबी हत्याकांड में इकराम हुसैन के कहने पर गोलियां चलाई। ऊपर बात कर चुके हैं हम डाबी वाले की। नानक भील और देवलाल गुज्जर जो है इसमें क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो उत्तर इसका हो जाएगा आपका बरड़ किसान आंदोलन, जो बूंदी किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जो है भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, और मैं बता रहा हूं आपको सेकेंड ग्रेड एकदम आराम से क्लियर कर लोगे आप, ठीक है, इन क्लासों से भी। फिर है अगला क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के संबंध में किए गए प्रावधानों में से असंगत को बताना है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के संबंध में किए गए प्रावधानों में से असंगत आपको बताना है। सबसे पहला है कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। बिल्कुल, 1919 अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदन और प्रांतों में द्वैध शासन, दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत, 1919। केंद्र में द्वैध शासन ये अलग है, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन आपका किया गया 1935 अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत, 1935। तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में 1935 के तहत, ठीक है। अब बात करें केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदन 1919 में बनाया गया, बिल्कुल, और प्रांतों को जो है द्विसदनीय विधानमंडल दिया 1935 में, ठीक है, ये बात तो सही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 रखी गई, बिल्कुल सही है। इसमें 2 सदन होते थे। पहला जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहते थे, इसको भी हम जान लेते हैं और उसको भी जानेंगे। इसमें 104 सदस्य तो निर्वाचित होते थे, जैसे यहां पर दिया हुआ है। प्लस में जो है एक और ध्यान रखना, जो है 41 सदस्य, सही लिख देता हूं, 41 सदस्य होते थे मनोनीत। क्या होते थे, मनोनीत। और इन मनोनीत में से 26 सदस्य सरकारी होते थे, 26 सदस्य सरकारी होते थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका कार्यकाल था 3 वर्ष। कौन से सदन की बात करें अपन, विधानसभा, निम्न सदन, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं जिसको। 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, 41 मनोनीत में से 26 सदस्य सरकारी होते थे, और 3 वर्ष का कार्यकाल होता था इसका। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक दूसरा सदन था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्य परिषद भी कहेंगे। क्या कहेंगे, राज्य परिषद। इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको जान रहे तो, क्योंकि जीवा स्टडी का एक ही ध्येय है कि आपको जो है ज्यादातर जो है चीजें क्लियर हो जाए। इसमें कुल 60 सदस्य थे, इसमें कितने हो गए, देखो इसमें हो गए आपके 145 सदस्य। वैसे इसमें 60 सदस्य थे, 60 में से आपके 27 मनोनीत, 27 मनोनीत और 33 सदस्य निर्वाचित। 33 क्या, निर्वाचित। और ये 27 मनोनीत का भी मैं बता दूं, 27 में से 20 सरकारी हो सकते थे, 20
सरकारी हो सकते थे अधिकतम, लेकिन कितने थे? 17 ही सरकारी थे। 17 ही सरकारी थे। अधिकतम 20 हो सकते थे, लेकिन 17 ही क्या थे? सरकारी थे। और इसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष। कितना कार्यकाल होता था? 5 वर्ष होता था। ठीक है, तो अब मैं इनको हटा देता हूं। आपने देख ली होगी अच्छे से, तो इनको हटा देते हैं। तो ये तो सही है, अपने को पता है, ये भी सही है, देख लिया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। 2 मिनट सर 20 सेकंड पीछे जाओ। मैंने क्या बताया? विधानसभा का 3 वर्ष था और 5 वर्ष था राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। तो ये गलत हो गया। फिर इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। बिल्कुल सही है। तो अपने को असंगत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन की चयन करना अपने को। तो सबसे पहला है आपका, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी की गई। बिल्कुल सही बात है। क्यों की गई? पहले जो कितने होते थे? 12 से 15 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 12 से 15, सॉरी 12 से 14 होगा शायद। 12 से 14 सदस्य होते थे। मतलब न्यूनतम 12 होते थे, अधिकतम कितने होते थे? 14। लेकिन 1919 अधिनियम के तहत जो आपकी भारत परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या में कटौती करके जो है 8 से 12 कर दी। मतलब 8 से 12 मतलब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12। अधिकतम है 12 कर दिए गए। ये आपको ध्यान रखना है कि 1919 अधिनियम के तहत जो है भारत परिषद के सदस्यों की संख्या में कमी कर दी गई। 12 से 14 थे पहले, जिसको घटाकर जो है 8 से 12 कर दिया। मतलब पहले न्यूनतम 12 अधिकतम 14 होते थे, फिर अधिकतम जो है 12 कर दिए और न्यूनतम 8 कर दिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो है इसका जो है वे जो है पहले क्या होता था? भारत पर होता था। किस पर? भारत पर वे होता था। लेकिन 1919 अधिनियम को जो है क्या किया? इसमें ब्रिटिश सरकार पर भारित कर दिया। ब्रिटिश सरकार पर भारित कर दिया इसको। ये भी ध्यान रखना है। या ब्रिटिश बजट पर भारित कर दिया, ये भी रखना है। दूसरी बात जो है, पहले इसका कार्यकाल जो है ना भारत परिषद, इसका 7 वर्ष होता था। कितना? 7 वर्ष। इसको भी घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो अब देखो पहला तो क्या है? सही है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद का खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित किया गया। तो ये बात अपन कर चुके, बिल्कुल सही है। भारत परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 कर दिया, तो गलत है। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष से 5 कर दिया, ये ध्यान रखो। उल्टा था, 5 से 7 नहीं किया, 7 से 5 कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर अब भारत सचिव को महालेखा परीक्षक, जिसको केग कहते हैं, उसकी नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो ध्यान रखना, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। सबसे पहला कि इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विषयों में 46 विषयों को सम्मिलित किया गया। बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय विषयों में 46 और प्रांतीय विषयों में कितने थे वो भी लिख लो आप। केंद्रीय विषयों में 46 थे और प्रांतीय विषयों में थे 50 विषय। कितने विषय? 50। ठीक है, मुख्य जो विषय थे कौन कौन से? जैसे रक्षा के अलावा जो है आप कह सकते हो संचार, रेलवे, जो आप कॉमनली पता चल जाएंगे, जो मतलब हाई लेवल कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम। ये लिख नहीं रहा मैं, आपको ध्यान रख लेना, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा जो है संचार, जनगणना इनके पास थी, जनगणना। रेलवे इनके पास था। किसके पास? केंद्र के पास, रेलवे। ठीक है, ये मुख्य विषय थे। बैंक वगैरह भी इसी के पास होगी, क्योंकि ये काम के विषय होते हैं। फिर जो यहाँ पर प्रांतीय विषय थे ना, प्रांतीय 50 विषय। कौन से? यहाँ लिख देता हूं, प्रांत वाले जो 50 विषय थे। प्रांतों को क्या मिले? जो नॉर्मल है, कृषि मिलेगी, तो आपको पता है सिंचाई भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ध्यान रखना आप, जो स्थानीय स्वशासन भी इन्हीं के पास था। कौन सा? स्थानीय, पंचायती राज वगैरह होता है ना, स्थानीय स्वशासन भी इनके पास था। एक ध्यान रखना, इनके पास जेल, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारे के सारे प्रांतों के पास थे। शिक्षा नोट कर लेना इनको, फिर मैं हटा रहा हूं। ठीक है, शिक्षा था, चिकित्सा था, जेल थी। एक सहकारी समितियां भी इन्हीं के पास थी। कौन सी? सहकारी समितियां। ठीक है, और अकाल राहत भी इन्हीं के पास था। कौन? अकाल राहत। ये भी किसके पास था? प्रांत के पास। तो ये मुख्य विषय थे जो किसके पास थे? प्रांत के पास। और ये ऊपर, एक मिनट, ये ऊपर वाले जो विषय थे ये थे आपके मुख्य विषय, जो किसके पास थे? केंद्र के पास। ठीक है, प्रांतों के पास 50 विषय थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सही है। तो ये सही हो गया।
फिर जो है आपका ये है, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में पहली बार पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन की स्थापना की गई। और यही गलत है इसका। क्या है कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार जो है पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं कह सकते, हम आंशिक उत्तरदायी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंशिक उत्तरदायी। आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो 30वें में आपका दूसरा ही गलत है। ठीक है, दूसरा ही गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपकी क्या की गई, इसमें आपकी की गई आंशिक उत्तरदायी। हाँ, द्वैध शासन की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है, लेकिन आंशिक उत्तरदायी की स्थापना की गई, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और पहला सही था, दूसरा गलत है, और अपने को सत्य बताना था, तो ये असत्य हो गया। बाकी देख लेते हैं। इस एक्ट के तहत प्रांतीय सूची में सम्मिलित 50 विषय में से 22 संरक्षित थे। बिल्कुल 22 संरक्षित थे, और संरक्षित पर अधिकार किसका था? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी का। गवर्नर प्लस कार्यकारिणी का। ठीक है, और जो बचे हुए विषय हैं, कितने बच गए आपके? 28 विषय बच गए। 28 विषय थे स्थानांतरित या स्थानांतरित, स्थानांतरित। ठीक है, और जो ये आपके स्थानांतरित विषय थे, तो स्थानांतरित विषय थे, उसमें जो है आपके ये किसके थे? जो मंत्रिमंडल था ना, जो विधानसभाएं थी, उनके हाथों में था, विधानसभाओं के। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है आपका, तो ये सही, ये गलत और ये सही। फिर केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य कानून निर्माण के लिए अधिकृत नहीं थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, नोट कर लेना इस चीज को। तो जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अपने को असत्य बताना था। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम के संबंध में असंगति को छांटना है आपको। सबसे पहला, केंद्रीय विधानसभा में मनोनीत सरकारी सदस्य, तो मैं आपको ऊपर बता चुका कि जो है आपके 26 सदस्य जो है केंद्रीय विधानसभा में क्या होते थे? जो है सरकारी होते थे। ठीक है, 41 मनोनीत होते थे, जिसमें से जो है कितने? 26 सरकारी होते थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या 3 थी। बिल्कुल सही है, यह भी नोट कर लेना। गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में जो परिषद थी, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 3 थी। बिल्कुल सही है। फिर केंद्रीय विधानसभा के उच्च सदन, जिसको जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, राज्य परिषद, क्या कहते हैं, सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या 33 नहीं थी। कितनी थी? तो अभी ऊपर वाले में जस्ट अपन बात करके आए, कितनी थी? 27 थी। ठीक है, 33 क्या थी? निर्वाचित सदस्यों की संख्या। किसकी? निर्वाचित की। तो ये गलत हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। फिर केंद्रीय विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, मद्रास प्रांत की 16 सीटें थी, सबसे अधिक। बिल्कुल, और इसके साथ ही संयुक्त प्रांत की भी इतनी थी। संयुक्त प्रांत की भी इतनी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्पीकर कौन थे इसके प्रथम? ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्पीकर थे इसके जॉर्ज फेडरिक व्हाइट। कौन थे? फेडरिक व्हाइट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो स्पीकर थे वो थे फेडरिक व्हाइट। ठीक है, फिर बात करें अपन, जो आपका एक था जिसका नाम था राज्य परिषद। राज्य परिषद जो है, राज्य परिषद के प्रथम स्पीकर, प्रथम बता रहा हूं, जो है प्रथम स्पीकर कौन थे? फेडरिक व्हाइट। और प्रथम जो राज्य परिषद है उसके प्रथम स्पीकर कौन थे? इसके थे अलेक्जेंडर मूडीमैन। अलेक्जेंडर मूडीमैन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको 1919 अधिनियम भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। 1919 अधिनियम का दूसरा नाम है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में किसने कहा कि न तो इंग्लैंड को यह शोभा देता है कि ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जाए, और न ही ये भारत के सम्मान के अनुकूल है कि वह इन्हें स्वीकार करे। मतलब न तो ये इंग्लैंड को शोभा देता है कि ऐसे सुधार प्रस्तुत करे, और न ये भारत के सम्मान के अनुकूल है कि वह इन्हें स्वीकारे। ये बात जो किसने कही? तो ध्यान रख लेना, ये बात आपकी कही एनी बेसेंट ने या बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कहा कि न तो इंग्लैंड को शोभा देता है कि ऐसे सुधार प्रस्तुत करे, और न ही भारत के सम्मान के अनुकूल है कि वह इन्हें स्वीकारे। अगला क्वेश्चन है, 1919 जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसमें कौन सा एक विषय केंद्रीय विषयों की सूची में सम्मिलित था? तो मैं आपको ऊपर वाले में बता चुका, सिंचाई, शिक्षा और चिकित्सा, ये सारे प्रांतों के,
ठीक है। तो बचा क्या, सार्वजनिक ऋण, यानी कि पैसों से संबंधित जो भी चीज होगी ना, ध्यान रखना वो हमेशा केंद्रीय विषयों में होगी। पैसों से संबंधित होगी मतलब केंद्रीय में, जैसे बचत बैंक है, पेट्रोलियम है, रक्षा है, सार्वजनिक ऋण है। जो सुरक्षा और जो पैसों से संबंधित होती है वो हमेशा केंद्र के पास होती है, तो उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अंतिम बार निर्वाचन कब हुआ? इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका उत्तर है 1945। और आप सोचोगे इतना लेट जब हुआ था, तो देखो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 6 बार निर्वाचन हुआ था। कितनी बार? 6 बार। कब कब हुआ था ध्यान रख लेना। 1920 में हुआ था पहली बार, 1923 में दूसरी बार, 1926 में तीसरी बार, 1930 में चौथी बार, 1934 में पांचवी बार, और 1945 जो लास्ट हुआ था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 भी आ चुका था, फिर भी 1919 के तहत हुआ था 1945 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। 6 बार हुआ था। और प्रथम जो विधानसभा गठित हुई थी 9 फरवरी 1921 को, 9 फरवरी 1921 को प्रथम विधानसभा गठित हुई थी 1920 के तहत। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने योग्य है। क्यों? क्योंकि भारतीय उच्चायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा इस बार, उल्टा पूछ लिया। बस इन्हीं चीजों में आप मात खा सकते हो। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि भारतीय उच्चायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पद भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत सर्जित किया गया, तो जो 1919 भारत शासन अधिनियम उसके तहत सर्जित किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। फिर इसका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया, तो ये गलत है। इसका जो कार्यकाल है आपका 6 वर्ष निर्धारित किया गया था, ध्यान रखना। कितना? 6 वर्ष, तो ये गलत है। इसके वेतन भत्ते ब्रिटिश बजट पर भारित थे, बिल्कुल नहीं, भारत परिषद के थे। भारत जो परिषद थी ना, भारत परिषद के बजट जो है ब्रिटिश बजट पर भारित थे, लेकिन जो ये भारतीय उच्चायुक्त है इसके जो है भारतीय बजट पर ही भारित थे। किस पर? भारतीय कोष पर ही भारित थे, तो ये गलत हो गया। फिर है विलियम स्टीवन मेयर, बिल्कुल ये प्रथम भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए, बिल्कुल सही बात है। विलियम स्टीवंस मेयर जो है आपके प्रथम भारतीय उच्चायुक्त के रूप में क्या किए गए, नामित किए गए, तो ये सही है। तो दूसरा और तीसरा गलत है, और गलत ही बताना था अपने को, तो उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किए गए प्रावधानों में असंगत है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें राज्य परिषद व केंद्रीय विधान में निर्वाचित होने के लिए जो है 25 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है। जो राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, केंद्रीय विधानमंडल जिसको हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है। महिलाएं केंद्रीय विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित व मनोनयन के पात्र नहीं थी, बिल्कुल, महिलाओं को जो है मनोनयन और निर्वाचन का अधिकार नहीं था, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। नहीं था मतलब नहीं था, ठीक है। फिर विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष की 4 वर्षों के लिए वायसराय द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल, विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष को 4 वर्षों के लिए वायसराय ने नामित किया था, यह भी बिल्कुल सही है। फिर भारत की केंद्रीय विधायिका ब्रिटिश संसद द्वारा किसी कानून जो भारत से संबंधितों को परिवर्तित कर सकती थी, बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार अगर कोई जो है कानून बना के यहां भेज रही है, तो उसको भारतीय जो केंद्रीय विधायिका वो जो है चेंज नहीं कर सकती थी, सर्वमान्य होता था ब्रिटिश वाला, तो ये सही हो गया इसमें, ठीक है, क्योंकि असंगत बताना था। अगला क्वेश्चन, अब राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल से संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताना है। राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, सॉरी, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने का प्रारूप का उल्लेख 3री अनुसूची में वर्णित है, तो गलत है। किसमें है? अनुच्छेद 159 में वर्णित है, अनुच्छेद 159 में वर्णित है, 3री अनुसूची में जो है शामिल नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर ये आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल अनिवार्य 5 वर्ष तक पद धारण करे, बिल्कुल सही बात है। जो है राज्यपाल जो है आपका अनिवार्य नहीं है कि 5 वर्ष के लिए ही पद धारण करे, उससे पहले भी हटा सकते हैं इसको केंद्र सरकार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सही बात है। फिर राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते, बिल्कुल सही बात है। किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले जो है राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लाए जा सकते। अगर जो है ये जो कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो ये कहता है आपका अनुच्छेद 361(2), ठीक है। और दीवानी मामले, कौन से मामले? दीवानी मामले जो है ना, वो 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं, 2 माह की पूर्व सूचना पर, 2 माह की पूर्व सूचना पर दीवानी मामले लाए जा सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है।
ध्यान रखना, आपको जो है फौजदारी मामले तो लाए भी नहीं जा सकते अनुच्छेद 361(2) के तहत, और दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जाएंगे, वो अनुच्छेद 361(4) के माध्यम से। ठीक है। तीसरी जो बात है वो ध्यान रख लेना कि कोई भी न्यायालय जो है गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, गिरफ्तारी के आदेश पर भी रोक रहती है। राज्यपाल अगर पद पर बना हुआ है तो गिरफ्तारी के आदेश पर रोक रहती है, आदेश पर रोक रहती है, और ये रहती है आपकी 361(3) के तहत। ठीक है। तो ध्यान रखना, गिरफ्तारी भी नहीं कर सकते, फौजदारी मामले नहीं ला सकते, दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर 361(4) के तहत ला सकते हैं। तो यहां पर बोला थी असत्य, तो ये असत्य की तीसरी अनुसूची में तो देखो, सांसदों, विधायकों, एक मिनट, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की शपथ जो होती है ना वो इसी में होती है। मंत्री, न्यायाधीशों की भी इसी में होती है। कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। एक मिनट, कौन सी अनुसूची में होती है? तीसरे में। किस किस की? सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों और मंत्रियों की होती है। जो है आपकी राज्यपाल की शपथ 159 अनुच्छेद में। तो ये पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसे एक ही राज्यपाल के बराबर वेतन मिलेगा, जो देश द्वारा तय किए गए अनुपात में राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनता है या 2 से अधिक का राज्यपाल बनता है तो उसको वेतन एक पद के बराबर मिलेगा, लेकिन वो दोनों राज्यों को बराबर जो या फिर किसी अनुपात में बांट दिया जाएगा। और ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, संसद नहीं करेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। राज्यपाल अपनी किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये बात अनुच्छेद 361(1) कहता है। 361(2) के बारे में पढ़ चुके, जिसमें था फौजदारी मामला नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 361(3) बोलता है गिरफ्तारी पर जो है रोक होती है, और 361(4) बोलता है दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना बुलाएंगे, और 361(1) बोलता है कि न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। फिर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। बिल्कुल, अध्यादेश जो है 213 से जारी करता है, सही बात है। फिर राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 223 द्वारा नहीं की जाती, 233 द्वारा की जाती है, और उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में वर्णित है, बिल्कुल सही। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिला न्यायाधीशों की जो है आपकी करता है 233 के तहत। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।